नमस्कार। मैं आपके सामने आज, जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षा में कहा था कि अब जो विषय वस्तु आपके समक्ष लाई जाएगी वह इस उम्मीद और विश्वास के साथ लाई जाएगी कि आपको फर्श से अर्श तक की संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा दी जा सके। दूसरे शब्दों में मेरा यह प्रयास होगा कि मैं 10-15 मिनट्स के वीडियो में चैप्टर को अंत न करके, उस विषय वस्तु को समाप्त न करते हुए, अपितु मेरी कोशिश होगी कि मैं हर मुद्दे पर गंभीर चर्चा, गंभीर वार्तालाप का दौर करूँगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, न मैं शिक्षक हूँ न आप छात्र हैं। मान के चलना है कि दोनों एक जगह उपस्थित हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चूँकि सीखने का सबसे अच्छा माध्यम चर्चा को रखा है। चलिए उस कड़ी में आज शुरू करते हैं चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले मैं आप सभी व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसका एक स्क्रीनशॉट नितांत आवश्यक है ताकि आप इस बात को समझ सकें कि भाई आखिर क्या चर्चा हो रही है, कैसे चर्चा हो रही है और किन बातों पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं या जो भी देखेंगे वो इस चीज़ को गंभीरता से समझेंगे। बहुत ही बुनियादी तौर पे मैं आज इतिहास की चर्चा, जो भारतीय इतिहास है उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ। किस मुद्दा को लेकर? प्रागैतिहासिक काल को लेकर। वस्तुतः अब एक चीज़ बताओ कि भाई प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं? मूलतः प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं? तो सबसे पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वास्तव में हम लोग काल को 3 भाग में समझते हैं। अब इस चीज को आप समझिए। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। अब इस चीज को समझना है। आज हम लोग जो है ना समझेंगे, विस्तार से समझेंगे, चीजों को समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल, अरे भाई कोई भी शिक्षक चर्चा शुरू कर देगा कि प्रागैतिहासिक काल है, कालखंड ऐसा है। सबसे पहले तुमको ये जानना है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर प्रागैतिहासिक काल है क्या। तो देखिए, इस 3 चीज का जो वर्गीकरण 3 भागों में जो ऐतिहासिक काल को बांटा गया, इतिहास को बांटा गया, तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है कि इस काल का कहीं कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। इस चीज को समझिए। प्रागैतिहासिक काल का सामान्य भाषा में अर्थ है इतिहास के क्षेत्र में कि इस काल के होने के सबूत तो मिलते हैं, लेकिन इस काल में कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता। इस काल के जो भी सबूत मिलते हैं उसमें लिखित तौर पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो जिस काल में कोई भी लिखित इतिहास न हो उसको कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। फिर दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में उस कालखंड को रखा गया जिसमें कि लिखित सबूत तो हैं लेकिन वो अपठ्य हैं। मतलब कि जो लिखित सबूत उस कालखंड में मिले उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का अर्थ हुआ कि यह उस कालखंड को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, जिसके लिखित सबूत, जो लिखित अभिलेख हम लोगों को मिले वो हम लोगों के द्वारा पढ़ लिए गए, उनको डिकोड कर लिया गया, उनके कूट भाषा को पढ़ने में, समझने में हम लोगों को कामयाबी मिली। उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहली बात तो ये थी।
जिसके आधार पे अब एक सरल भाषा में अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि जिस काल का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है, जिस काल का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रागैतिहासिक काल पर, अर्थात क्या हुआ, अब हम चर्चा उस काल की कर रहे हैं जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। और वस्तुतः समझ लीजिए, जो इतिहास का पोर्शन है जो हम लोगों को पढ़ना है, मैं उम्मीद और अपेक्षा करता हूं कि अगर आप कोई पाठ्य पुस्तक इतिहास की खरीदेंगे तो आप पाएंगे कि पहला चैप्टर जो होता है वह प्रागैतिहासिक काल का ही होता है। पहला जो चैप्टर होता है वो किस काल का होता है? प्रागैतिहासिक काल का होता है। तो अब उस पर चर्चा करेंगे कि भाई प्रागैतिहासिक काल के बारे में सर जी आपने कह तो दिया कि जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं मिले उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, लेकिन यह काल कब से कब तक था? क्या इस काल को उपखंडों में बांटा गया? उसके प्रमाण कहाँ थे? उसके खोज क्या थे? उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अब आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे, आपको समझने में बेहद ही आसानी हो इसके लिए मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल का जो काल अवधि है, देखो इतिहास जो होता है ना काल अवधि पर आधारित होता है, और उसी के आधार पर अगर आप आगे बिहार राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करेंगे, गहराई में तैयारी करेंगे, डीपली तैयारी करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि जो काल होता है वो टाइम फ्रेम पर आधारित होता है, समय अवधि पर आधारित होता है। तो उस आधार पे इस चीज़ को समझना है कि प्रागैतिहासिक काल जो मूलतः है वह 5 लाख ईसा पूर्व, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक के काल अवधि को क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल कहा गया। क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल कहा गया। अगर मेरे वीडियोस को 2 बार 3 बार अगर आप लोग सुन लेंगे तो उम्मीद करेंगे कि यह जो चैप्टर है ना, जो आपको बोरिंग लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, उस चीज़ों को आसानी से समझेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को मूलतः एक बड़ा टाइम फ्रेम क्या हुआ? 5 लाख से 2500 बीसी, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, ईसा पूर्व की बात हो रही है। उसको 3 भागों में विभक्त किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब एक चीज को आपको समझ लेना है, पूरा पाषाण काल का जो काल अवधि है, पूरा पाषाण काल की जो काल अवधि है वह 5 लाख से शुरू होती है और 10,000 बीसी, 5 लाख टू 10,000 बीसी तक जाती है। मध्य पाषाण काल की जो अवधि है वो 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी के तक आती है, और नवपाषाण काल की जो अवधि है वो 7,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी आती है। तो आप अगर पूरे टाइम फ्रेम को मिला देते हैं तो शुरुआत पूरा पाषाण काल में कहाँ से हुआ? 5 लाख से। तो पहले 5 लाख से 10,000, फिर मध्य पाषाण में 10,000 से 7,000 और नवपाषाण में 7,000 से 2500 ईसा पूर्व। आपको कंप्लीट टाइम फ्रेम पता चल जाता है कि 5 लाख से लेकर 2500 बीसी में जो है इसका संपूर्ण काल अवधि रहा। अब जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया। इसको भी क्या किया गया? 3 भागों में विभक्त किया गया। वस्तुतः एक चीज आपको समझ लेनी है कि प्रागैतिहासिक काल की जहां से शुरुआत होती है, प्रागैतिहासिक काल की जहां से शुरुआत होती है 5 लाख से वहां से 10,000 बीसी तक का दौर क्या था? पूरा पाषाण का था। तो यह एक लंबी काल अवधि है। यह क्या है? एक लंबी काल अवधि है। तो लंबी काल अवधि होने के कारण क्या हुआ कि इसको 3 भाग में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूर्वा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण जो था वह 5 लाख से लेके 50,000 बीसी तक आ गया, मतलब लगभग 90%, लगभग 90%, 5 लाख से 50,000। फिर 50,000 से 40,000, मात्र 10,000 वर्षों की जो काल अवधि है बिफोर क्राइस्ट, उसको कहा गया मध्य पूरा पाषाण,
और उच्च पूरा पाषाण का अर्थ हुआ कि 40,000 से 10,000, मतलब हम लोगों का कंप्लीट टाइम फ्रेम कितना आ गया, 5 लाख से लेके 10,000। अब इस चीज़ को समझिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास प्रयोग की वस्तु नहीं है, इतिहास समझने की वस्तु है जो तथ्यों पर आधारित होती है, वह सबूत पर आधारित होती है, उपलब्धता पर आधारित होती है। तो जो 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व, 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व का समय था, जिसको निम्न पूरा पाषाण कहते हैं, उसके अभिलेख, उसके उपस्थित होने के सबूत हमें कहाँ मिले? अफ्रीका में मिला, मोरक्को में मिला। और ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि निम्न पूरा पाषाण के सबूत के प्रमाण कहाँ मिले? तो सामान्यतः यह चीज आपका आता है अब्बेविल, जो कि फ्रांस में है। अब्बेविल एक जगह है जहाँ की पूरा पाषाण में निम्न पूरा पाषाण के सबूत, उपलब्धता के सबूत मिले। फिर आता है मध्य पूरा पाषाण। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण का जो उद्भव है, देखो एक चीज समझो, चाहे वो निम्न पूरा पाषाण हो या मध्य पूरा पाषाण, वस्तुतः कोई भी जो सभ्यता या जो पाषाण कालीन सभ्यता के सबूत मिले हैं, इस आधार पे वह ऐसा माना जाता है कि वो अफ्रीका से ही शुरू हुआ। तो मध्य पूरा पाषाण का भी जो उद्भव है वह कहाँ है? उद्भव केंद्र वह क्या है? अफ्रीका है। और उस काल में, मतलब 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व में अफ्रीका में इसका उद्भव होता है और वहाँ से यह सभ्यता यूरोप तथा एशिया पहुँचती है। वहाँ से यह सभ्यता यूरोप तथा एशिया पहुँचती है। मतलब मध्य पूरा पाषाण के जो सबूत हैं वह प्रमाण जो हैं अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। अब तीसरा, उच्च पूरा पाषाण। तो उच्च पूरा पाषाण जिसकी काल अवधि 40,000 से लेकर 10,000 BC तक थी, उसके प्रमाण भारत के सापेक्ष में मैं चर्चा कर रहा हूं, चूंकि कई परीक्षाएं आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रश्नों का आदान प्रदान होता है, पूछा जाता है। तो इसके सबूत हम लोगों को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट कई जगहों पर मिलते हैं। तो वस्तुतः यह जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था वह किस काल को लेकर था? पूरा पाषाण काल को लेकर था। किस काल को लेकर था? पूरा पाषाण काल को लेकर था। इस चीज को समझना। अब सवाल आता है कि सर 5 लाख से 2500 प्रागैतिहासिक काल, तो 5 लाख से 10,000 तक को तो पूरा पाषाण काल का तो आपने विवरण दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रमवार। किधर बढ़ते हैं? मध्य पाषाण काल पे। किधर बढ़ते हैं? मध्य पाषाण काल पे। तो वस्तुतः समझिए, पूरा पाषाण काल में यह सवाल भी सामान्यतः ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल के लोगों का भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? तो वस्तुतः वह आखेट पर आधारित होते थे, मतलब शिकार पर। जबकि जब मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक का था, इस काल के लोगों ने पशुपालन करना सीख लिया। इस काल के लोगों ने क्या किया? पशुपालन करना सीख लिया था। और इसके साक्ष्य जो भारत के सापेक्ष में मिलते हैं वह क्या होता है? बागोर राजस्थान में एक जगह है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में एक जगह है, और टेरी समूह तमिलनाडु में एक जगह है। यहाँ पर मध्य पाषाण काल के उपलब्धता के प्रमाण होने के सबूत मिलते हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा पूछा जा सकता है कि बागोर में किस काल के सबूत प्रमाण मिलते हैं, अथवा आदमगढ़ में या टेरी समूह में किस काल के प्रमाण मिलते हैं। तो सही जवाब आपका क्या होगा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के लोगों का जो भोजन का या जो जीवन यापन का माध्यम क्या हो गया था? पशुपालन करना इन लोगों ने सीख लिया था। वस्तुतः जब आप धरती की बात करते हैं तो भूगोल पढ़ते होंगे। भूगोल में आपको बताया जाता होगा कि धरती जो थी, जब धरती की संरचना हुई तो पहले काफ़ी गर्म थी, चूंकि टूटकर बना था। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ कि हिम युग की शुरुआत हुई। तो वस्तुतः मध्य पाषाण काल को ऐसा माना जाता है, मध्य पाषाण काल को ऐसा माना जाता है कि इसमें हिमयुग समाप्त हुआ, इसमें हिमयुग समाप्त हो गया और गर्म तथा आर्द्र जलवायु का निर्माण हुआ। गर्म तथा आर्द्र मतलब जिस तरह के जलवायु में हम लोग आसानी से रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो उस तरह की जलवायु का निर्माण होना, का विकास होना शुरू हो गया। तो ऑब्जेक्टिव्स में सवाल यह पूछा जा सकता है
कि हिम युग की समाप्ति किस काल में हुई। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? मध्य पाषाण काल होना चाहिए। सवाल इस तरह से रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आखिरी प्रागैतिहासिक काल के आखिरी चरण को, नवपाषाण काल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवपाषाण काल का काल अवधि क्या है? 7000 से लेके 2500 BC, 7000 to 2500 BC। BC मीन्स अगेन बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इस चीज को आपको याद रखना है। मैं तमाम बातें आज के ईस्वी सन पे नहीं कर रहा हूं, सब ईसा के जन्म के पूर्व को आधार मानकर काल अवधि का गणना किया गया है। इस काल में, नवपाषाण काल में, लोगों ने क्या सीख लिया? तो भैया कृषि सीख ली। क्या सीख लिया? तो कृषि सीख ली। कृषि करना उन लोगों ने सीख लिया और यह एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। दूसरी इस काल की सबसे बड़ी खासियत क्या रही? कि होमोसेपियंस, हम लोग क्या हैं? अगर पूछा जाए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा कि होमोसेपियंस है। तो वस्तु स्थिति है कि होमोसेपियंस का उदय, उसके पहले निएंडरथल था। होमोसेपियंस का उदय इसी काल में होता है, नवपाषाण काल में होता है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक जानकारी आपको होगी, हम लोग जो भारत में हैं, भारत में जो मनुष्य आए, जो होमोसेपियंस आए, वह वस्तुतः इतिहास के आधार पे अफ्रीका से आए थे। और आप यह जानते भी होंगे कि भारत जो है ज्योग्राफिकल तौर पे, भौगोलिक तौर पे, पहले जब सारे प्लेट्स अलग अलग थे तो हम लोग अफ्रीका के दक्षिण में मेडागास्कर एक जगह है, मेडागास्कर के बगल में थे और वहाँ से हम लोगों का जो प्लेट है वो फ्लोट करते करते एशिया के दक्षिण में सट गया और आज जो है भारत, हम लोग दक्षिण एशिया में। वस्तुतः हम लोगों का जो मूवमेंट है प्लेट का, भारत का, वह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु के पास मेडागास्कर नामक जगह से ही हम लोग मूव करते हुए आए हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इतिहास भी उस भूगोल को मिलाता है कि भाई जो नवपाषाण काल है उसमें जो होमोसेपियंस भारत में आए हैं वह कहाँ से आए हैं? तो वह आए हैं अफ्रीका से आए हैं। और नवपाषाण काल में जो मूल चीज़ थी वो क्या लोगों ने सीख लिया? कृषि करना सीख लिया। अब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछ दिया गया कि नवपाषाण काल का प्राचीनतम सबूत कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा वह जगह उत्तर आपका होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान, तत्काल में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वह प्राचीनतम जो नवपाषाण काल के सबूत वहाँ पाए गए। उसके अलावा बिहार में चिरान, वेस्ट बंगाल में खेराडी, तमिलनाडु में पोचमपल्ली, यह वह उदाहरण है जहाँ नवपाषाण काल के सबूत पाए गए हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही कि भाई कृषि करना लोगों ने शुरू कर दिया। और ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी आता है कि नवपाषाण काल में कृषि उत्पादन के तौर पे पहली फसल होने का प्रमाण किसको जाता है? कौन सी पहली फसल का उत्पादन नवपाषाण काल में किया गया? तो आपको याद रखना है, सही उत्तर है जौ। जौ वह पहली कृषि फसल थी जिसका कृषि उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। भारत में उत्तर में जो था वो जौ और गेहूं पाया गया और दक्षिण में रागी। दक्षिण में जो दक्षिण भारत अर्थात जैसे जो पोचमपल्ली का जगह है, कर्नाटक के जगह है, वहाँ पर क्या पाया गया? वहाँ पे रागी पाया गया। और यह सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कभी कभी कि नवपाषाण काल में या नवपाषाण काल की चर्चा न करते हुए सीधे आपसे पूछ दिया जाए कि प्राचीन काल में मनुष्य का पहला पालतू पशु कौन था? तो सही जवाब है कुत्ता। सही जवाब क्या है? कुत्ता। कुत्ता जो है पहला पालतू पशु था जिसको बनाया गया मनुष्यों के द्वारा नवपाषाण काल में। तो यह जो आज की समरी थी वह प्रागैतिहासिक काल को थी, जिसमें हम लोगों ने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के परमाणु के जगह और उसकी विशेषताओं के विषय में पढ़ा। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल जो हैं वो मैं ब्रीफ करता हूं और वह आपको सुनना चाहिए, लिखना चाहिए। आप YouTube लिंक पर जाएं, रोकें, सुने, लिखें, ताकि परीक्षा में अगर ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार का आता है तो इसका जवाब आप दे सकें। जैसे
जो मैंने पहले चर्चा किया कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो सही जवाब क्या है भाई, मध्य पाषाण काल। पशुपालन यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, पशुपालन का उद्भव कब हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ। अब परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं, भारत में सर्वप्रथम किसे पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, भारत में सर्वप्रथम किसे पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम, सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम 1861। इसी का घूमता हुआ सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका भी सही जवाब क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, उसका भी सही जवाब क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, आपको याद रखने का जरूरत है। फिर ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, गेहूं की खेती किस काल में हुई, गेहूं की खेती किस काल में हुई, मैंने जवाब क्या दे दिया है, नवपाषाण काल, जौ गेहूं रागी, तो इसका भी सही जवाब हो गया। अब सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला, तो सही जवाब मैंने अभी आपको बताया था मेहरगढ़, सही जवाब मैंने आपको क्या बताया था, भारतीय उपमहाद्वीप। प्रश्न को थोड़ा सा अच्छा कर देगा ताकि आप प्रश्नकर्ता के जाल में फंस जाएं। भारतीय उपमहाद्वीप कहने से क्या हो गया, हम लोग प्राचीनतम भारत की बात कर रहे हैं, जो आज अगर उस जगह को अपने से जोड़ना है तो हम भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा करेंगे। अब इसी प्रकार के सवाल आ सकते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, और यह सवाल जो है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में 1997 के पीटी में भी पूछा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। जवाब मैंने आपको क्या बताया, पहले जौ, क्या था, जौ था, इस चीज को आपको याद रखना है। अब जो है अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो सही जवाब क्या होगा, भोपाल, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो सही जवाब होगा भोपाल। एक और क्वेश्चन जो लास्ट में देता हूँ कि जिसकी चर्चा आगामी सेशन में होगी कि सर आपने यह तो बता दिया प्रागैतिहासिक काल कोई अभिलेख नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल जिसके लिखित हैं लेकिन अपठ्य हैं, ऐतिहासिक काल जो लिखित है और पठ्य है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत भी सर जी आपने बता दी कि वैदिक संस्कृति से होती है, मैं भारत के सापेक्ष में बात कर रहा हूँ कि ऐतिहासिक काल की शुरुआत माना गया है कि जब वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई तब से ही ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। अब इसमें एक सवाल अगर पूछ दिया जाए कि सैंधव घाटी सभ्यता किसका उदाहरण है, सैंधव घाटी सभ्यता किस काल का उदाहरण है, जवाब आपका होगा आद्य ऐतिहासिक काल, जवाब आपका क्या होगा, आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब लिपियां मिली हैं, अपठ्य हैं, चीजें हैं, समझने में दिक्कत है, भावनाओं पर समझना है, तो यह सवाल भी सामान्यतः पूछा जाता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सर आपने बड़ा ही अच्छा चर्चा किया, पाषाण काल की चर्चा कर दी सर, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, पूरा पाषाण के 3 भाग, निम्न मध्य उच्च, सब चर्चा कर दिया सर, लेकिन सवाल जो ऑनलाइन भी हैं और जो मेरे लिंक को देखते हैं उनके लिए एक बड़ा ही आसान सवाल है आप लोगों के लिए कि पाषाण काल के वर्गीकरण का आधार क्या था। अगर जो ऑनलाइन व्यूअर हैं वो मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि पाषाण काल के वर्गीकरण का आधार क्या था, जिस पर मैंने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी, उसका भैया ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ाना है, मेरा काम तोड़ के पढ़ाना है। पाषाण काल के वर्गीकरण का आधार था उपकरणों की भिन्नता। सही जवाब इसका अगर ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उपकरणों की भिन्नता अगर आता है तो आपको यह चीज याद रखना है कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर ही पाषाण काल का वर्गीकरण हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज प्रागैतिहासिक काल की जो संपूर्ण व्याख्या मैंने की आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
मैं आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि अधिकांश सवालों को दे सकूं। अब भाई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आता है, वो थोड़ा मन किया, दिल किया कि तुम लोगों से पूछ लें, भीमबेटका की गुफा कहाँ है? भीमबेटका की गुफा कहाँ है? सही जवाब अब्दुल्लागंज, रायसेन। ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, आ सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल से इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और लास्ट फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं, अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि मेहरगढ़ अथवा चिरांग अथवा खेराडी अथवा पोचमकल्ली में किस काल के सबूत मिलते हैं, तो आपका जवाब होगा नवपाषाण काल। याद रखिएगा। टेरी समूह, आदमगढ़, बागोर, राजस्थान में किस काल के प्रमाण मिलते हैं? सही जवाब होगा मध्यपाषाण काल। और इससे जो सवाल आता है सामान्यतः कि अब्बेविल, फ्रांस के अब्बेविल में किस काल के प्रमाण मिलते हैं? पूरा पाषाण काल के अधीन, या तो पूरा पाषाण काल होगा उत्तर, वो भी सही होगा, अन्यथा अगर निम्न पूरा पाषाण काल दिया होगा तो भी सही होगा। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, उत्साहवर्धक लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।